सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग अपना एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। और इसी के साथ आप लोग क्या कीजिएगा, एंशियंट हिस्ट्री का जो PDF है वो आप स्टडी विद कौशल एप्लीकेशन यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपको एक ही साथ पूरा PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, कोई वीडियो अब नहीं आएगी। ये लास्ट वीडियो है एंशियंट हिस्ट्री का, और इसमें हम लोग दिखाएंगे कि कैसे हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं। ये पूर्व मध्यकाल आज का हमारा टॉपिक है। इसी को राजपूत काल भी बोलते हैं, और ये 647 से लेकर 1192 AD तक ये काल चलता है। ठीक है, और समझ लीजिए कि राजपूतों का शासन जनरली यहाँ पर होता है। और इस वीडियो के साथ हम लोग एंशियंट में प्रवेश करेंगे, वो देखेंगे कैसे कौन कौन से वंश को मेडिवल हिस्ट्री के, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किसको किसको समाप्त किया, तो वो आपको समझ में आएगा कि हम लोग ये मेडिवल में प्रवेश कर चुके हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से ही पता चलेगा कि मेडिवल में एंट्री हो चुकी है। कहीं कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा, कहीं कहीं मोहम्मद गौरी का नाम आएगा, कहीं कहीं मोहम्मद गजनवी का नाम आएगा, कहीं अलाउद्दीन खिलजी का आएगा, कहीं तुगलक का नाम आएगा। ठीक है, तो ये वंश पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि हम लोग मेडिवल में एंट्री किए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टॉपिक हमारा कि पूर्व मध्यकाल में क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि राजपूत काल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति होती कैसे है, कहाँ से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके द्वारा हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि अग्निकुंड से पैदा हुए। तो वो सब हम लोग उत्पत्ति में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जो कन्नौज पर शासन करता था। ठीक है, गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, ये भी कन्नौज पर ही शासन करता था। चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अजमेर में शासन करता था। चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड पे शासन करता है। बुंदेलखंड जो है इसी का पुराना नाम है जेजाक भुक्ति। ठीक है, जेजाक भुक्ति के राजपूतों को हम लोग चंदेल कहते थे। गुजरात के चालुक्य, जिनको हम लोग अनहिलवाड़ या सोलंकी वंश भी कहते हैं, याद रखिएगा सोलंकी वंश जो है वो भी राजपूत वंश है। इसे गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है। इसके बाद मालवा के परमार, यानी कि परमार वंश जो है वो मालवा पर शासन करता था। इसी परमार वंश से राजा भोज हुए। फिर पढ़ेंगे पाल वंश, जो कि बंगाल और बिहार पर शासन करता था। तोमर वंश, जो कि दिल्ली में शासन करता था। और कुछ अन्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, या कुछ मिसलेनियस टॉपिक के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग सेन वंश, जो बंगाल पर शासन करता था, उसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा फैक्ट है, उसको देखेंगे। फिर कलचुरी वंश, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में शासन करता था, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और एक वंश है कारकोट, उत्पल और लोहार वंश, जो कि कश्मीर पर शासन करता था। इतना हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे आज। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से 1200 AD, इसको शॉर्टकट में लिखा गया है, लेकिन यही राजपूत काल बोल देंगे तो 647 से 1192 AD इसका कालक्रम है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में। राजपूत जो है वो राजपुत्र एक संस्कृत शब्द से बना है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। इसके ऑरिजिन के बारे में अगर देखें तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। HS ओझा क्या कहते हैं? HS ओझा कहते हैं कि ये राजपूत जो है वो प्राचीन क्षत्रिय की संतान है, यानी कि ये कहते हैं कि जिसे हम लोग पहले क्षत्रिय बोलते थे वही अभी राजपूत है। और इसको कुछ लोग अपने टाइटल में चंद्रवंशी लगाते हैं, कुछ लोग अपने टाइटल में सूर्यवंशी लगाते हैं। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो है राजपूत जो क्षत्रिय से पैदा हुए हैं उन्हीं का एक क्या बोले वंशज कह सकते हैं। ठीक है, और चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज III राज पिथौरा के दरबार में रहते थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज III जो है इनको राज पिथौरा भी बोलते हैं, इसी को पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। तो चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान पर एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और इसी पुस्तक में हम लोग को ये पता चलता है कि माउंट आबू राजस्थान में, जहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, वहीं माउंट आबू के पास एक वशिष्ठ का एक अग्निकुंड था
जो ऋषि वशिष्ठ थे उनका एक अग्निकुंड था। इसी अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये चंद बोलता है। और अगर बात करें अग्निकुंड के बारे में तो इससे हम लोग को 4 वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश और सोलंकी के गुजरात के चालुक्य इसी को सोलंकी वंश बोलते हैं। ये जो आपका 4 वंश है ये अग्निकुंड से प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड से निकले हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए कुछ लोग इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है अग्निकुंड राजपूत है ये। ठीक है, उसी तरह परमार वंश जिसमें राजा भोज आते हैं, चौहान वंश जिसमें पृथ्वीराज चौहान आते हैं, इसी के जो क्या बोलते दरबारी कवि है चंदवरदाई, इन्होंने लिखा है। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट देख लेते हैं और जिनका कर्नल टॉड, स्मिथ, कुक और भंडारकर, इन चारों ने क्या माना है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है, यानी कि इन्होंने क्षत्रिय से अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि क्षत्रिय से उत्पत्ति नहीं हुई है, जो भी यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए हैं वही राजपूत में कन्वर्ट हुए हैं और गुर्जर प्रतिहार में भी कन्वर्ट यही हुए हैं। तो जैसे कि विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन है, शक है, कुषाण है और हून है। शक, कुषाण और हून जो विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, इन्हीं से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये मानते हैं ये 4 आदमी। और बात करते हैं विशुद्धानंद पाठक, इनका कहना है कि विभिन्न जातियों का मिश्रण है, ये कोई एक जाति नहीं है, ये विभिन्न जातियों का मिश्रण है। ठीक है, हाइब्रिड है। तो ये मानते हैं विशुद्धानंद पाठक। नाम विशुद्ध है लेकिन मिश्रण कर दिया इन्होंने, शुद्ध रखा नहीं, मिश्रण कर दिया राजपूतों को, ऐसे याद रख सकते हैं। दशरथ शर्मा की बात करें तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति है, यानी कि ब्राह्मण वंश से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारा थ्योरी है राजपूत की उत्पत्ति का। इसमें से जो ये है एच.एस. ओझा, इनको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है कि ये प्राचीन क्षत्रिय संतान है, और अग्निकुंड से पैदा होने वाला भी लोग ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, बाकी अब देख लीजिए, बाकी 3 थ्योरी भी है। अगला अब हम लोग एक एक करके सारे वंश को पढ़ेंगे। जो सबसे पहला वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश, इसे भी अग्निकुंड राजपूत बोलते हैं। ठीक है, अग्निकुंड राजपूत टोटल 4 हैं। ठीक है, चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश और एक है गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश। ठीक है, अब देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का जो क्षेत्र था वो था उज्जैन, कन्नौज और भीनमल। ये 3 एरिया था जहाँ पर ये जनरली निवास करते थे। पहले इनकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी। नागभट्ट टू, याद रखिएगा, नागभट्ट टू, इसने राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। गुर्जर प्रतिहार वंश गुर्जरों के वंशज हैं। ठीक है, चूँकि ये देखिए प्रतिहार वंश है, ये इनको पहले प्रतिहार वंश ही बोला जाता था, लेकिन कहा जाता है कि ये गुर्जर के वंशज है, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार वंश भी कह दिया जाता है। इस वंश के संस्थापक जो है नागभट्ट वन है, 730 से 756 एडी। इनके बारे में ये माना जाता है कि अरबों ने जब राजस्थान में युद्ध छेड़ा था तो अरबों को राजस्थान के युद्ध में इन्होंने हराया था नागभट्ट वन को, यानी कि अरब जो आए उनको सफलता हासिल इन्होंने नहीं करने दी। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, और ये तो संस्थापक थे नागभट्ट वन, लेकिन ये सामंत के रूप में काम करते थे, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक बोला जाता है वत्सराज को। किसको बोला जाता है? वत्सराज को। अब आते हैं नागभट्ट टू, जो कि 800 से लेकर 833 एडी तक ये शासन करता है। तो जो जरूरी होगा वही पढ़ेंगे, हर एक शासक को पढ़ना जरूरी नहीं है। नागभट्ट वन जरूरी था, हम बता दिए। नागभट्ट टू जरूरी है, उसके बारे में देख लीजिए। इसने क्या किया? पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बना दी। ये प्रश्न पूछता है कन्नौज को सबसे पहले राजधानी कौन बनाता है? तो यही बनाता है। देखिए, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि त्रिपक्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा था? पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इसी तीनों के बीच में हो रहा था। कभी पाल जीत रहा है, कभी गुर्जर प्रतिहार जीत रहा है, कभी राष्ट्रकूट जीत रहा है। तो ऐसा चलता है कि तीनों एक दूसरे पे कभी कभी हावी होते हैं। ये वर्ष 150 वर्षों तक ये युद्ध चली है, 150 वर्षों तक, 1-2 साल नहीं चला। अभी कोई राजा है वो लड़ रहा है, बाद में उसका बेटा आएगा वो लड़ेगा, उसका बेटा आएगा वो लड़ेगा, ये कंटिन्यू चलता है।
लेकिन पूछेगा फाइनली कौन जीतता है, तो गुर्जर प्रतिहार की फाइनली जीत होती है। फाइनली त्रिपक्षीय युद्ध में गुर्जर प्रतिहारों की ही जीत होती है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जब पाल वंश इसका शासक हमला क्या बोलते हैं लड़ाई हुआ था, तो पाल वंश का शासक धर्मपाल को इसने हराया, नागभट्ट टू ने मुंगेर के पास हराया था धर्मपाल को, क्योंकि पाल वंश की राजधानी ही थी मुंगेर। तो और मुंगेर के पास हराया और हराने के बाद कन्नौज को राजधानी बनाया। ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखें। कन्नौज को राजधानी बनाया और धर्मपाल को हराया, ठीक है। लेकिन ये राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से हार गया। देखिए फिर देखिए, धर्मपाल से जीता, गोविंद तृतीय से हार गया। यही तो है त्रिपक्षीय युद्ध का खासियत, एक से जीतता है दूसरे से हारता है। तो देखिए ये तो हो गया आपका नागभट्ट टू हो गया गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश का हो गया आपका धर्मपाल, और गोविंद तृतीय हो गया राष्ट्रकूट से। तीनों के बीच युद्ध हो रहा है। धर्मपाल से ये जीत गया, इससे जीत गया गोविंद तृतीय, यानी कि कहीं ना कहीं कन्नौज को लेके ही लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब देखिए इस वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, मिहिर भोज, जो कि 836 से लेकर 885 एडी तक ये शासन करता है। इसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछता है मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में देखिए, सबसे पहले ये पूछता क्यों है, क्योंकि इसने अपने समकालीन राजा देवपाल, ये पाल वंश का राजा है, देवपाल तथा ध्रुव से पराजित हो जाता है। यानी कि पाल वंश का जो राजा देवपाल है और राजा ध्रुव है, ये दोनों हराता है मिहिर भोज को। यानी कि मिहिर भोज इस मामले में कमज़ोर है कि वो पाल वंश से हारा। लेकिन कुछ और है, देखिए इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। सबसे पहले राजधानी को कन्नौज किसने बनाई थी, नागभट्ट टू ने बनाई थी। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। ये वैष्णव धर्म का उपासक था। वैष्णव धर्म का उपासक होने के कारण इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। और मिहिर भोज के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर लेख से। शून्य का प्रमाण भी हम लोग को यहीं से मिलता है। इसकी दो उपाधि है, पहला तो आदि वराह, दूसरा प्रमाण। आदि वराह इसलिए क्योंकि इसने वैष्णव धर्म अपनाया था, प्रमाण इसलिए क्योंकि इसके ग्वालियर अभिलेख से शून्य का प्रमाण मिलता है। तो ये दोनों उपाधि आप लोग को याद करने का ट्रिक समझना चाहिए। प्रमाण क्यों, क्योंकि शून्य का प्रमाण, ठीक है। ये बहुत किसी से जीता, लेकिन जिससे हारा वो याद रखना है। इसने बहुत लड़ाइयाँ जीती, लेकिन जिससे हारा वो याद रखना है। कौन कौन हारा, अपने समकालीन राजा देवपाल और ध्रुव से ये हार जाता है। आगे बात करते हैं। अगला राजा है राजा महेंद्र पाल प्रथम। 885 से 910 एडी इसका शासनकाल है। इसके दरबार में, इसके बारे में एक ही चीज़ जाना है कि महेंद्र पाल प्रथम जो है, इसके दरबार में एक राजशेखर नामक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। ये राजशेखर इतना पुस्तक लिखा है और बेहतरीन कि आप लोग को मतलब सब बेहतरीन है, सारा एग्जाम में पूछता है। जिसमें सबसे जरूरी काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, हरविलास, प्रचंड पांडव, बाल भारत, विद्ध साल भंजिका और भुवन कोश। ये जो आपका 6 पुस्तक है, ये 6 पुस्तक एग्ज़ाम में घूम घूम के आता रहता है। इसमें से ये तीनों सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये पहला चारों सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए बाल रामायण, बाल भारत, इसको ऐसे याद रखिए। भारत को पढ़ लीजिए महाभारत, बाल रामायण, बाल महाभारत। तो रामायण और महाभारत तो याद रहता है, तो ऐसे करके याद कर लीजिए। उसके बाद हरविलास, ठीक है, हरविलास, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, के हरविलास, के से कर्पूर मंजरी, के से काव्य मीमांसा और एच से हरविलास, के हरविलास, ठीक है। बाल रामायण, बाल भारत, ठीक है। भुवन कोश और विद्ध साल भंजिका को याद रखना पड़ेगा। राजशेखर का एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगला देखिए महिपाल वन। इसके शासनकाल में एक बगदाद निवासी अल मसूदी आया था। तो आपसे पूछेगा बगदाद का रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था, तो महिपाल वन के शासनकाल में आया था। और ये किस वंश से संबंधित था, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। बहुत तरह का प्रश्न पूछ सकता है, आपको शासकों के नाम याद रखने हैं। त्रिपक्षीय युद्ध में हम बताएं 150 साल चला। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में ये लड़ाई होती है। किसके लिए होती है, कन्नौज को लेकर होती है। और इसमें अंततः प्रतिहारों की जीत होती है। इस वंश के अंतिम शासक थे यशपाल। बस गुर्जर प्रतिहार वंश हमारा समाप्त हो गया। ऐसे कर करके अगला वंश में आएंगे। अगला वंश है हमारा गढ़वाल वंश, या इसी को राठौड़ वंश भी बोलते हैं। राठौड़ वंश के संस्थापक जो है ये यशोनिग्रह हैं। इसकी राजधानी थी वाराणसी, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने कन्नौज लिखा है, देखिए गढ़वाल वंश में, इसको सुधार कर लीजिए। यहाँ पर होगा वाराणसी, क्या होगा, वाराणसी, ठीक है।
आगे आते हैं। इस वंश के राजा चंद्रदेव प्रथम ये इसका वास्तविक संस्थापक होता है। यशोनिग्रह जो है ये इसका संस्थापक है, मगर ये सामंत के रूप में काम करता था। इसीलिए इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रदेव जो था, इसने मुस्लिमों पर तरुक्ष दंड नामक एक कर लगाया था। पूछता है तरुक्ष दंड नामक कर क्यों लगाया था? युद्ध में जो खर्च होता था उसका भरपाई करने के लिए, जो उनसे होने वाले युद्ध पर खर्च के लिए लिया जाता था, मुस्लिमों पर लगाया था। तो चंद्रदेव आपको याद रखना है, ये वास्तविक संस्थापक है। मुस्लिमों पर जो कर लगाता था उसका नाम था तरुक्ष दंड। ये तरुक्ष दंड वर्ड आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। आगे, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें वो है गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र, इसके बारे में दो चीज़ रखना, एक तो इसकी पत्नी का नाम, एक इसके मंत्री का नाम, दोनों महत्वपूर्ण है। गोविंद चंद्र राय खुद जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा उसकी पत्नी और उसके मंत्री महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछता है। गोविंद चंद्र की जो पत्नी है रानी कुमार देवी, इसने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार का निर्माण कराया था। ठीक है। और बात करें, इनका जो मंत्री है लक्ष्मीधर, इसने कृत्य कल्पत्रु नामक एक शास्त्र लिखा था, और लक्ष्मीधर को शास्त्रों का प्रकांड पंडित कहा जाता है। इसको शास्त्र के बारे में बहुत नॉलेज था, इसलिए इनका पुस्तक आपको याद रखना है, ये पुस्तक एग्जाम में पूछता है। कृत्य कल्पत्रु किसने लिखा था? लक्ष्मीधर। आपसे पूछेगा लक्ष्मीधर जो है वो किसका दरबारी था? तो गोविंद चंद्र का दरबारी था। और गोविंद चंद्र किस वंश का राजा था? तो ये था राठौड़ वंश या गढ़वाल वंश। कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कि राठौड़ वंश को और क्या कहा जाता है? तो गढ़वाल वंश कहा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग समझिएगा, तराइन का जब प्रथम युद्ध होता है 1191 में, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान इस वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन हम आगे इसको जोड़ेंगे। इस वंश से संबंधित है जयचंद। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तराइन का प्रथम युद्ध में जीतता है 1191 मोहम्मद गौरी से, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली शासक रहता है पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अब क्या करता है पृथ्वीराज चौहान? इसको जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्यार हो जाता है। अब प्यार भला जो ना करवाए, ठीक है, संयोगिता से हो गया प्यार। ये संयोगिता तो जयचंद जो है अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर करवा रहा होता है, तो उस स्वयंवर से उठा के ले जाता है कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज 3, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं, ये स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेता है, उठा के ले जाता है। ये जयचंद को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये राजपूत था और राठौर राजपूत था, इसको बहुत बुरा लगता है। इसने क्या कहा कि तराइन का प्रथम युद्ध में तो आप मोहम्मद गौरी को हराए हो ना, अगला युद्ध में आप हारोगे। जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ देता है। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। अपनी पुत्री का जो अपहरण होता है उसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान हारता है तो ये मार डालता है इसको। कौन? मोहम्मद गौरी मार देता है। बोलता है ना, इतना महत्वपूर्ण शासक, राजा को हम बचने नहीं देंगे, क्योंकि पहला जो युद्ध हुआ था, ये बोलता है मोहम्मद गौरी कि पहला युद्ध में तुमने मुझे छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें दूसरे युद्ध में मार डाला। ठीक है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम मुझे मार डालोगे, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को इससे ये मार देता है। ठीक है। अब इस युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। ये जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया क्यों? क्योंकि इसकी पुत्री को पृथ्वीराज चौहान उठा लेता है। फिर होता है 1194 में चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। देखिए, साथ दिया दुश्मन का तो दुश्मन तुम्हारा अपना कैसे होगा भाई? वो तो विदेशी आक्रमणकारी है। तो वो क्या हुआ, फिर मोहम्मद गौरी और जयचंद में युद्ध होता है, तो जयचंद को मार देता है। ये बोलता है ना, तुम भाई जब अपना दामाद का साथ नहीं दिया तो तुम मेरा क्या साथ दोगे? मोहम्मद गौरी मार दिया जयचंद को। अब तो यही जयचंद से ये वंश समाप्त हो जाता है। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? जयचंद को याद रखना है। आगे आते हैं चहमान या चौहान वंश, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चौहान वंश को सूर्यवंशी भी बताया जाता है। ठीक है। सूर्यवंशी कहाँ पर लिखा हुआ है? हम्मीर महाकाव्य में। हम्मीर महाकाव्य में इस वंश को सूर्यवंशी बताया गया है। इस वंश के, चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव, और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी है अहिछत्र। ठीक है। अहिछत्र इस वंश की प्रारंभिक राजधानी है। बाद में एक शासक आए अजय राज टू, इसने अजमेर को राजधानी बनाई। ठीक है। और इसी ने, अजय राज टू ने, पुष्कर के वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो पुष्कर राजस्थान में है। ब्रह्मा का मंदिर आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा जो कि पुष्कर राजस्थान में है। तो आपसे पूछता है अजमेर शहर किसने बसाया, तो अजमेर शहर अजय राज ने बसाया और इसी को राजधानी भी बनाई चौहान वंश का। आगे बात करते हैं। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसल देव भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा जरूरी है। बीसल देव, इसी को हम लोग विग्रहराज चतुर्थ बोलते हैं। 1153 से 1163 एडी इसका शासनकाल का समय है। इसको अर्नोराज का पुत्र भी बोलते हैं। ये अर्नोराज इसके पिता का नाम है, बीसल देव, जिसको विग्रहराज चतुर्थ। बीसल देव जो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, ये इसकी ख्याति है या उपाधि है, उपाधि है। विग्रहराज चतुर्थ जो है, इन्होंने हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक लिखा था। बेहतरीन नाटक है, पूछता है बार बार। ये कहता है, इसमें लिखा है, इसने संस्कृत कंठाभरण नामक विद्यालय का निर्माण कराया। ये हरिकेली पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन इसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया था। अच्छा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद क्यों बनाता है? मोहम्मद गौरी के स्वागत में। मोहम्मद गौरी जब आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अजमेर में इस संस्कृत कंठाभरण नामक जो विद्यालय था, इसको तोड़ देता है और 2.5 दिन में ही उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर, इतना वो सिपाही को लगाता है, बोलता 2.5 दिन के अंदर मोहम्मद गौरी आ रहा है, यहाँ पर हमको चाहिए, मस्जिद बना हुआ होना चाहिए। इसने इसको तोड़वाया और मस्जिद बना दिया, इसलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा भी रख दिया। लेकिन अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, इसमें आज भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में किस संस्कृत नाटक के अंश देखने को मिलते हैं? यही हरिकेली। और इस हरिकेली को लिखा किसने था? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसको विग्रहराज 4 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा, ये तो खुद एक राइटर था, विद्वान था, इसने हरिकेली पुस्तक लिखा। इसके दरबार में कवि भी रहते थे, सोमदेव। भी आई मार दीजिए, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसलिए प्रसिद्ध है, सोमदेव ने 2 पुस्तक लिखी है, दोनों एग्जाम में पूछता है। एक तो कथा सरित सागर और दूसरा ललित विग्रह राज। ये दोनों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पुस्तक एग्जाम में बार बार पूछता है। अब देखिए, विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय दिल्ली की थी। दिल्ली पर इसने विजय किया था और इसने 3 उपाधियाँ ली थी। तीनों उपाधि को मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला तो है परम भट्टारक, दूसरा है परमेश्वर और तीसरा महाराजाधिराज। याद रखिएगा, परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज की जो उपाधि है वो 2-3 आदमी लेते हैं, ठीक है, 2-3 आदमी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लेंगे, और भी बहुत कोई है जो इस तीनों की उपाधि लेता है। आगे बात करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो है पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा भी उपाधि दी गई है। 1177 से 1192। 1192 क्यों? क्योंकि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में ये मारा जाता है, क्योंकि जयचंद जो है इसका ससुर जी, वो इसके साथ भेदभाव कर देता है, इसका साथ नहीं देता है, अब इसके दुश्मन मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है। चलिए, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं। दलपुंजल या विश्व विजेता की उपाधि इनको दी गई है और इसे ही पृथ्वीराज चौहान को हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है। पूछता है कि किस शासक को हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? चंद्रवरदाई जो इनके राजकवि हैं, इनकी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से मिलती है। अब हम बताए थे पृथ्वीराज रासो में और क्या मिलता है? 4 वंश हैं जो अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। अग्निकुंड, ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड, जो कि आपका यहाँ पर है, माउंट आबू के पास है। और वो 4 वंश कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, और एक ये चौहान वंश और एक सोलंकी के चालुक्य, जो गुजरात के चालुक्य बोलते हैं, सोलंकी वंश। ये चारों वंश आपका अग्निकुंड से प्राप्त है। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है ये अग्निकुंड के वंशज माने जा सकते हैं। जैनक जो है, इनकी एक संस्कृत काव्य है, जैनक की संस्कृत काव्य पृथ्वीराज विजय, यानी कि देखिए दोनों बुक पूछता है। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित 2 पुस्तक है, दोनों पूछता है। एक तो पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक है चंद्रवरदाई। दूसरा है पृथ्वीराज विजय, जो कि जैनक की पुस्तक है। लोग पृथ्वीराज रासो याद रखते हैं, जैनक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय भूल जाते हैं, जो कि आपको याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका जो थी माता कर्पूरी देवी, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी राजा अचल राज की पुत्री थी। ये पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका थी। एक तुमुल का युद्ध होता है 1182 में। इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमर्दिदेव का युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान और
परमर्दी देव का युद्ध होता है, चंदेल शासक। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, परमर्दी देव हार जाता है। यहाँ पर इसके दो सेनापति थे, परमर्दी देव के दो सेनापति, जिसको अल्हा और उदल बोलते हैं, ये दोनों मारे जाते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन सेनापति होते हैं जो पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान बहुत तगड़े राजा थे, इसलिए ये हारते थे। तो परमर्दी देव के जो अल्हा और उदल है, कोई फाइट हार देने थे जल्दी। और ये अल्हा और उदल के हारने पर पूरे गांव में शोक मनाया जाता है। लोग इस पे नाटक करते हैं, आज भी आप लोग सुनते होंगे अल्हा उदल करके एक नाटक आता है, जो कि हमारे गांव तरफ भी हमने भी देखा है बचपन में। अल्हा उदल मध्य प्रदेश में इन दोनों का गायन और नाटक होता है। इन दोनों के पे गीत बनाया गया है अल्हा और उदल पे, शोक में ये मर गए। तो ये बहुत ही बड़े सेनापति थे। आपसे पूछ सकता है अल्हा और उदल किसके सेनापति थे? परमर्दी देव के सेनापति थे। किस युद्ध में मारे गए? तुमुल का युद्ध में मारे गए 1182 में। किससे मारे गए? पृथ्वीराज चौहान से मारे गए। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा किसने किसने अल्हा उदल का नाटक देखा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये होता है, उनका नाम ही रख दिया अल्हा उदल। ठीक है, आगे बात करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध मैंने बता दिया 1191 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पहला में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन ये बहुत ही सहिष्णु राजा रहता है, तो इसने ये मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है, मारता नहीं, छोड़ देता है, हरा के छोड़ देता है। फिर क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्र, जयचंद जो है वो गढ़वाल वंश से है। ये जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेता है और जयचंद इसका दुश्मन हो जाता है पृथ्वीराज चौहान का, तो ये मोहम्मद गौरी का साथ देता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। ठीक है, इस युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। ठीक है, चंदावर का युद्ध फिर क्या होता है? बाद में चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जो मोहम्मद गौरी जयचंद से युद्ध करता है और जयचंद को ही मार देता है, यानी कि दोनों का सफाई कर देता है। मोहम्मद गौरी का रास्ता हो गया क्लियर, पृथ्वीराज चौहान भी मर गया, यानी कि चौहान वंश भी खत्म, और जयचंद को मारने से इसने कौन सा वंश खत्म कर दिया? राठौड़ वंश भी खत्म कर दिया, गढ़वाल वंश। बचा क्या? कुछ नहीं बचा, राजा बन जाता है। घोड़े का नाम, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। ये पूछा गया प्रश्न है, नाट्यरंभा किसके घोड़े का नाम था? जैसे देखिए, छत्रपति शिवाजी के घोड़े का नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था, ये सब पूछता है, आप लोग याद रखना है। मुख्य सेनापति पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे, उसका नाम था खांडेराव। कुछ कुछ सेनापति को याद रखना है। जैसे अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह था, है ना। ये सब प्रश्न पूछता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। अनंगपाल तोमर ये दिल्ली के राजा थे, इसने दिल्ली शहर बसाया था, दिल्ली शहर इसी ने बसाया था। ये दिल्ली के अंतिम तोमर राजा थे। ये मरने से पहले पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की राजगद्दी सौंप देते हैं। इसने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की राजगद्दी सौंपी। ठीक है, ये इनको लगा कि ये दिल्ली को नहीं संभाल पाएंगे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। आगे हम लोग आते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश के बारे में पढ़ते हैं, इसको जो कि बुंदेलखंड पे शासन करता था। बुंदेलखंड का पुराना नाम है जेजाक भुक्ती। ठीक है, और ये जेजाक भुक्ती क्यों रखा गया? राजा जय सिंह के नाम पर इसका नाम जेजाक भुक्ती रखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा चंदेल वंश अभी जो बुंदेलखंड का एरिया है, जो यूपी और एमपी दोनों में पड़ता है, याद रखिएगा यूपी और एमपी दोनों में पड़ता है, वहाँ पर ये शासन करते थे चंदेल वंश। इस वंश के संस्थापक थे नन्नुक, जो कि 831 AD में इसकी स्थापना करते हैं। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर, जो कि महोबा में पड़ता है। बाद में राजा धंग ने इस राजधानी को कलिंजर से हटाकर खजुराहो कर दिया। याद रखिएगा, खजुराहो वर्ड जहाँ भी पढ़िएगा ये चंदेल वंश से संबंधित है। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा इस वंश के थे यशोवर्मन। इसने प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। ठीक है, देवपाल को कौन हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिससे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया। देखिए, इसने विष्णु की प्रतिमा कहाँ से ली? देवपाल से हरा कर ली, और इस मंदिर को खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। यानी कि खजुराहो का जो विष्णु मंदिर है वो प्रतिहार राजा देवपाल से लिया गया है। इसके दरबारी कवि यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन थे? वाकपति, जिसने गौडवहो की रचना की। ठीक है, गौडवहो की रचना की। अब आते हैं राजा धंग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 950 से 1002 ईस्वी में शासन करता है। जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इसने कराया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है विश्वनाथ मंदिर, जो कि खजुराहो में है। धंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की उपासना करते हुए जल समाधि ले ली थी। ये राजा धंग जो है, ये राजा धंग इसी ने खजुराहो को राजधानी भी बनाई। ठीक है, खजुराहो को राजधानी इसी ने बनाई।
आपसे पूछता है खजुराहो को राजधानी किसने बनाई? राजा धंग ने बनाई। यहाँ पे लिख देते हैं खजुराहो को कैपिटल बनाया। खजुराहो को कैपिटल बनाया, कैपिटल यानी कि राजधानी। और आगे आते हैं विद्याधर। विद्याधर 1003 से 1029 ईस्वी तक शासन करता है। महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता है। ये महमूद गजनी से लड़ता है, उसका पूरा विरोध करता है, जीत नहीं पाता है लेकिन पूरा विरोध करता है। विद्याधर एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था। कंदरिया महादेव मंदिर, देखिए दो ही मंदिर ज़्यादा प्रमुख है, एक तो है विश्वनाथ मंदिर, एक कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो में, दोनों खजुराहो में, दोनों का विश्वनाथ मंदिर बनाया था राजा धंग और कंदरिया महादेव मंदिर बनाया था विद्याधर। ठीक है। इसने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। जब महमूद गजनवी आया था, आक्रमण किया था गुजरात पर या भारत पर, अरब से भारत पर आक्रमण किया था, बुंदेलखंड वाले एरिया में जब इसमें आक्रमण किया, तो उस समय एक प्रतिहार शासक था कन्नौज का राज्यपाल बिना लड़े डर के भाग गया, तो इसने राज्यपाल को ही मार दिया। बोला तुम विदेशी आक्रमणकारी से बिना लड़े भाग गया, शर्म की बात है। तो इसने महमूद गजनवी का लड़ते हुए शहीद हो गए या हार गए, जो भी है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के बारे में देखें तो इसकी राज्यसभा में कृष्ण मिश्र नामक एक व्यक्ति रखते थे, जिन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। तो किसने रचना की थी? कृष्ण मिश्र ने रचना की थी। खजुराहो के मंदिर की बात करें, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में है, ये मुख्यतः हिंदू और जैन मंदिर है, और यहाँ पर इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कब किया गया है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला जो वंश है वो है सोलंकी वंश, जिसको गुजरात के चालुक्य बोलते हैं। इस वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम और इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़। एक शासक हुए भीमवन ये क्यों फेमस थे? क्योंकि इनके शासनकाल में महमूद गजनी 1125 एडी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा अपार संपत्ति लूटी। भीमवन के समय में इसने अपार संपत्ति लूटी सोमनाथ मंदिर का। तो ये आपको याद रखना है कि इसके समय में आक्रमण किया, भीम प्रथम के समय में आक्रमण किया। भीम प्रथम बेचारा इसके आक्रमण का विरोध नहीं कर पाया और सोमनाथ मंदिर को खूब जम के लूटा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। सोमनाथ मंदिर पर टोटल 17 बार आक्रमण होता है, ठीक है, और जितनी बार आता है यहाँ से सोना चुरा कर ले जाता है। और भीमवन का एक सामंत था विमल शाह। ये विमल शाह फेमस क्यों है? क्योंकि इसने ही माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया। माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर बनाया, ठीक है। अब इसी माउंट आबू पर राजस्थान में एक वशिष्ठ का अग्निकुंड है, वशिष्ठ का अग्निकुंड, जहाँ से हम लोग को पता चलता है कि 4 राजपूत के वंश यहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें से एक सोलंकी वंश भी है, एक परमार वंश, एक चौहान वंश और एक गढ़वाल, एक आपका वो क्या बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। प्रथम शक्तिशाली शासक इस वंश का जयसिंह सिद्धराज थे। जयसिंह सिद्धराज फेमस क्यों थे? देखते हैं यहाँ पर। इनके दरबार में सबसे पहले ये समझिएगा, धार के परमार वंश के शासक यशोवर्मन को इन्होंने युद्ध में बंदी बना लिया था, ठीक है। और जैन विद्वान हेमचंद्र जो हैं, ठीक है, जिसको कलिकाल सर्वज्ञ भी बोलते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कुमार पाल चरित पुस्तक हेमचंद्र ने लिखी है, जो कि जयसिंह सिद्धराज के दरबारी कवि थे, जैन विद्वान थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये आपका गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है, मेहसाना गुजरात में। इसका निर्माण सोलंकी राजाओं ने ही कराया था। जैसे आपसे पूछता है खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था, तो आप लोग मान देते हैं चंदेल शासक। कोई एक शासक का नाम नहीं आता है। उसी तरह मोढेरा का सूर्य मंदिर में कोई एक शासक का नाम नहीं आता है। सोलंकी राजाओं ने, कई शासकों ने मिलकर इसका निर्माण कराया। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण भी सोलंकी वंश के शासकों ने किया था। खंभात में एक टूटी हुई मस्जिद का पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी ये आपका क्या बोलते हैं सोलंकी वंश के राजाओं ने। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के राजा जो है अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों की भी इज्जत करते थे और सहिष्णु थे। इसके एक शासक थे मूलराज टू, जिसको बघेल भीम बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसने मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया था।
मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया था और यही मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। याद रखिएगा, पहली बार तो महमूद गजनवी आता है, सोमनाथ मंदिर को लूट कर चला जाता है, ठीक है, भीम वन के समय में। लेकिन और इस समय ये जो सोलंकी वंश है वो सतर्क हो जाता है कि आक्रमणकारी आए, लूट के चले गए, हम लोग कमज़ोर थे। लेकिन दूसरी बार मोहम्मद गौरी जब आए तो मूल राष्ट्र जिसको बघेल भीम भी बोलते हैं, ये आपका मोहम्मद गौरी को हरा देता है और मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। पहला बार महमूद गजनवी के आक्रमण से सोलंकी वंश थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। दूसरी बार जो अरब आक्रमण होता है उसमें वो लोग जीतने नहीं देते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। पाल वंश, अगला वंश हम लोग को जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल पाल, जिसके बारे में बहुत कुछ जानना है। 750 एडी में इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है, और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि अभी बिहार के बिहार शरीफ में है, इसकी स्थापना की और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। जनरली पाल वंश के जितने भी शासक हैं ना, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को, और इनका जो क्षेत्र था वो था बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल, ठीक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया ये शासन था गोपाल पाल। आपको कमेंट करके बताना है एक और शासक था जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, आपको कमेंट करके बताना है वो, ठीक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया शासक गोपाल पाल था और इसकी राजधानी थी, पाल वंश की राजधानी ही थी मुंगेर, ठीक है। गोपाल पाल और क्या करता है, इसने बंगाल का एकीकरण किया, बंगाल को यूनाइट किया और अपने साम्राज्य को मगध तक को अपने अधीन कर लिया था, मगध तक फैला दिया था, मगध तक को वो अपने अधीन कर लिया था कुछ समय के लिए। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी और प्रचारक थे, बता दिए थे, गोपाल पाल बौद्ध धर्म का प्रचारी था, तो पूरे पाल वंश के शासक ही बौद्ध धर्म के अनुयायी और प्रचारक रहे हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जनरली जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ है उसको संरक्षण देते थे। तो इसलिए एक शासक आएगा धर्मपाल, जो कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तब से पूछता है, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का भी पुनरुत्थान किया जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ दी जाती थी। तो समझिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि अभी भागलपुर में है, देखिए यहाँ लिख देते हैं भागलपुर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि अभी भागलपुर में है, उसकी स्थापना करता है धर्मपाल, सोमपुर महाविहार की स्थापना करता है और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान करता है, यानी कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम करता है। धर्मपाल को परम सौगत की उपाधि दी गई थी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। एक गुजराती कवि थे सोठल, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी भी कहा है। तब से पूछेगा कि धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी किसने कहा है, तो ये सोठल ने कहा है। प्रश्न पूछता है आपसे एग्जाम में कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनाया, गोपाल पाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया, धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, तो ये तो पुनरुत्थान किया है ना, बनाया किसने था, गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त। तक्षशिला को किसने बनाया ये अभी तक नहीं पता चलता है, याद रखिएगा, तक्षशिला को किसने बनाया ये नहीं पता चलता है। तक्षशिला के प्राचार्य थे वो चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 150 साल चला। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में बहुत संघर्ष चलता है, जिसमें सबसे पहले पाल वंश में धर्मपाल इसमें शामिल हुआ था और फाइनली इसमें कौन जीता था, गुर्जर प्रतिहार वंश अंततः विजयी हुआ था। और ये त्रिपक्षीय युद्ध किसके लिए हो रहा था, कन्नौज के लिए, ये भी लिख लीजिए, कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए ये त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। सुवर्णभूमि जो कि जावा में है, उसके एक शासक थे बालपुत्र देव। ये चाहते थे कि नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया जाए, तो इसके अनुरोध पर देवपाल जो कि शासक था पाल वंश का, इसने क्या किया, नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दे दिए। बोले चाहिए, बौद्ध धर्म का इतना ये लोग प्रचार प्रसार किए, इन्होंने 5 गांव दान में दे दिए। किसके अनुरोध पर, बालपुत्र देव। और ये बालपुत्र देव थे कौन, जावा के शासक थे, यानी कि जावा का पुराना नाम था सुवर्णभूमि। अरघट्टा क्या होता है, प्रश्न पूछा गया है। मध्यकालीन भारत में सिंचाई के लिए एक वाटर व्हील, जल चक्र, जो आज हम लोग देखते हैं ना, जल चक्र घूमते रहता है, वो पानी का छिड़काव करते रहता है, वो जल चक्र जो है पहले भी यूज होता था। ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, इसका नाम था पहले अरघट्टा। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा अरघट्टा क्या है, तो सिंचाई के लिए एक जल चक्र है, वाटर व्हील है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगला वंश है सिसोदिया वंश। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मिडीवल हिस्ट्री में, अभी नहीं, अभी बस इसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए, क्योंकि हम लोग राणा सांगा, राणा कुंभा सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है।
ये सिसोदिया वंश जनरली मेवाड़ पर शासन करती थी और मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। विजय स्तंभ का निर्माण कौन करते हैं? राणा कुंभा। राणा कुंभा करते हैं चित्तौड़ में। और खतौली का युद्ध एक होता है 1518 में, जो कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और ये जितना भी चीज़ है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। अभी बस इतना ही समझिए, राणा सांगा, राणा कुंभा, ये सब सिसोदिया वंश से संबंधित है। आगे आते हैं सेन वंश, जो कि चंद्रवंशी थे। हम लोग पढ़े थे कि चौहान वंश सूर्यवंशी थे। चौहान वंश क्या थे? सूर्यवंशी थे। उसी तरह सेन वंश चंद्रवंशी हैं। याद रखिएगा, ये भी राजपूत है मगर अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं। इस वंश की स्थापना करते हैं सामंत सेन। सामंत सेन, ठीक है। देखिए सेन वर्ड लग गया, ये जनरली अपने आप को बंगाली है, बंगाली कहते हैं। जैसे सुष्मिता सेन वगैरह हुआ ना, तो सेन वंश बंगाल में शासन करता है, ठीक है। बंगाल वर्ड याद रखिएगा। इसकी राजधानी थी नदिया। नदिया लखनौती, लखनौती इसकी राजधानी थी। इसके प्रमुख शासक देखिए, 3 प्रमुख शासक के बारे में आपको जानना है और उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बल्लाल सेन, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। विजय सेन को नहीं भी पढ़े तो कोई जरूरी नहीं है, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन को पढ़ना है। बल्लाल सेन को दो ग्रंथ लिखा, दान सागर और अद्भुत सागर, यानी कि जिसके वर्ड के लास्ट में सागर वर्ड आ जा रहा है वो बल्लाल सेन है, ठीक है। और लक्ष्मण सेन के बारे में आपको क्या जानना है? ये बंगाल का अंतिम हिंदू राजा था। इसने जब सत्ता पर आया, जब सत्ता पर शासन किया, जब शासन स्टार्ट किया, तो इसने एक संवत स्टार्ट कराया जिसको लक्ष्मण सेन संवत बोलते हैं। 1118 से 1119 लक्ष्मण सेन संवत कहलाता है। और ये ऐसा शासक था जो जिस समय बख्तियार खिलजी क्या किया? सबसे पहले तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया, ठीक है। नष्ट करते करते वो बंगाल आ रहा था। बंगाल आया तो लक्ष्मण सेन को इसके बारे में पता चला, तो ये बिना लड़े ही डर के भाग गया। बख्तियार खिलजी के डर से ये बिना लड़े ही भाग गया, भगोड़ा था ये। और लक्ष्मण सेन के दरबार में 3 लोग रहते थे जिसके बारे में आपको याद रखना। सबसे जरूरी है जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पवन दूत के रचयिता धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध। ये तीनों जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। दरबारी इनके बहुत अच्छे थे, खुद लक्ष्मण सिंह भगोड़ा था, इतना आपको याद रखना। और बात करें, सेन राजवंश ने हिंदी भाषा में अभिलेखों का उत्कीर्ण स्टार्ट करवाया था। जितने भी अभिलेख होते थे जनरली प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, खरोष्टी लिपि वगैरह भी पढ़ा है, ब्राह्मी लिपि में पढ़ा है, लेकिन ये हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में स्टार्ट किया कौन? सेन वंश। ये आपको प्रश्न पूछ सकता है। कुछ कश्मीर के राजवंश देख लेते हैं। कश्मीर के राजवंश में जनरली हम लोग को सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस। जैसे कारकोट वंश पहले आया, सबसे पहले, इसके बाद आता है उत्पल वंश और सबसे लास्ट में आता है लोहार वंश। ये सीक्वेंस भी आपसे पूछ देता है। कश्मीर में जो राजवंश था सबसे पहले आया कारकोट वंश, फिर उत्पल वंश, फिर लोहार वंश। ये सीक्वेंस हो गया, पहला प्रश्न तो यही बन गया। दूसरा, कारकोट वंश का जो ये है हिंदू वंश था, ये कश्मीर में हिंदू वंश था। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्मन नामक एक व्यक्ति ने इस वंश की, हिंदू वंश की स्थापना की। कारकोट वंश के शासनकाल में ह्वेनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी, कश्मीर की यात्रा की थी। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़, इसने कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कारकोट वंश में एक ही राजा के बारे में याद रखना, वो है ललितादित्य मुक्तापीड़। इसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। फिर आते हैं उत्पल वंश। इसके संस्थापक हैं अवंती वर्मन। सिंचाई के लिए इसने नहरों का निर्माण कराया। और उत्पल वंश की रानी दिद्दा, जो कि काफ़ी फेमस है, आपसे पूछता है कि दिद्दा जो रानी थी कश्मीर में वो किस वंश से संबंधित है, तो उत्पल वंश से संबंधित है दिद्दा। ये दिद्दा वर्ड आपको याद रखना है। अगला है लोहार वंश। इस वंश के संस्थापक है संग्राम राज। कौन है? संग्राम राज। और हर्ष जो है वो इस वंश के बहुत महान, जिसको विद्वान बोल सकते हैं, कवि बोल सकते हैं, इनको बहुत भाषा का ज्ञान अच्छा था। हर्ष बहुत ही बड़े शासक रहे। इनके दरबार में ही रहते थे कलहन। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हर्ष क्यों फेमस है। हर्ष को हर्षवर्धन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो हर्षवर्धन थे आपके पुष्यभूति वंश से संबंधित। लेकिन ये अभी जो है आपका कलहन, ये हर्ष जो कि लोहार वंश से संबंधित है। इसी हर्ष के आश्रित कवि थे कलहन, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की थी। और इसी राजतरंगिणी में हम लोग को कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जय सिंह लोहार जो है 1128 से 1155 के शासन के साथ
कलहन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। यानी कि कलहन की राजतरंगिणी में जो कश्मीर का इतिहास हम लोग को मिलता है, उसमें आखिरी शासक जयसिंह लोहार के बारे में हम लोग को पता चलता है। इसके बाद के बारे में, शासक के बारे में हम लोग को जानकारी इस राजतरंगिणी में नहीं मिलती है। इसीलिए लोहार वंश के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जयसिंह लोहार के बारे में लास्ट पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है परमार वंश, जो कि मालवा क्षेत्र में जनरली शासन करते थे। इसके संस्थापक थे उपेंद्र, जिसको हम लोग कृष्णराज भी बोलते हैं। कृष्णराज इसकी उपाधि थी। ये परमार वंश जनरली जो थे, ये राष्ट्रकूट वंश के सामंत थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई थी। धारा नगरी जो कि मध्य प्रदेश में है। अभी वर्तमान में इसको धारा नगरी को हम लोग धार बोलते हैं। राजा मुंज इसके एक प्रसिद्ध शासक थे, जो कि सियक द्वितीय के पुत्र थे। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने इसे मार डाला, राजा मुंज को मार डाला। इसकी जानकारी हम लोग को मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से मिलती है। सबसे पहले तो ये पुस्तक याद रखिए, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि। इसमें और किसी शासक का उल्लेख मिलता था वो कमेंट कीजिए आप लोग, आपको बताए हुए हैं मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि। और हाँ, एक चीज़ और, जब मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ तो एक बार पीछे पलट के देखने की कोशिश कीजिए, ये अच्छा आदत होता है। आप लोग सोचते होंगे कि रिवीजन करेंगे तो देख लेंगे ना, नहीं, अभी तुरंत पलट लीजिए, क्या पता आपको याद हो जाए, वो एग्जाम में पूछते। तुरंत पलट के देखने का, तुरंत रिवीजन करने का आदत डालिए। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से हम लोग को राजा मुंज के बारे में जानकारी मिलती है। राजा मुंज के दरबारी कवि के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नव सहसांक नामक पुस्तक की रचना पद्मगुप्त करते हैं। 10 रूपक की रचना धनंजय करते हैं। दाशो रूपावलोक और काल निर्णय की रचना दो लोग करते हैं, धनिक और शोभन। महासेन की रचना करते हैं प्रद्युम्न चरित। और मृत संजीवनी की रचना करते हैं हलायुध। देखिए, हलायुध के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। कहाँ गया हलायुध, जो कि ब्राह्मण सर्वस्व है। ये हलायुध लक्ष्मण सेन के भी दरबार में रहते थे, और हलायुध आपको यहाँ भी मिलेंगे। ये हलायुध जो है, बहुत इनका पुस्तक आपको जरूर याद रखना है। एक तो मृत संजीवनी, इन्होंने मृत संजीवनी नामक जो पुस्तक लिखी है, राजा मुंज के शासनकाल में लिखी है। ये एक ज्योतिषविद थे, गणितज्ञ थे और वैज्ञानिक थे। लेकिन हलायुध लक्ष्मण सेन के दरबार में भी रहे हैं, याद रखिएगा। इस समय इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ब्राह्मण सर्वस्व। ये प्रश्न पूछ सकता है, हलायुध बड़ा ही जरूरी है। आगे बात करें, सबसे महानतम शासक परमार वंश का है राजा भोज, 1010 से 1055 एडी। 1010 से 1055 एडी, ठीक है। इसने बहुत सारी पुस्तक लिखी, मैं किसी को भी लो नहीं आंकूंगा। हर पुस्तक अपने आप में श्रेष्ठ है। इसमें से सबसे बेस्ट पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण और भोज प्रबंधम। लेकिन व्यवहार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, चंपू रामायण, श्रृंगार प्रकाश और शब्दानुशासन, ये जो है इसके पुस्तक है। सभी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। राजा भोज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने भोपाल शहर बसाई और भोपाल में बहुत चीज़ों का निर्माण कराया इन्होंने। भोपाल शहर को इन्होंने बैठ के, जैसे लगता है इनका अपना घर है, वैसे बसाया है इन्होंने। इसलिए भोपाल के लोग इनको बहुत अच्छे से मानते हैं। राजधानी इनकी क्या थी, उज्जैन से धार कर ली थी इन्होंने। प्रारंभिक राजधानी जो थी परमार वंश की, वो उज्जैन हुआ करती थी। बाद में इन्होंने राजधानी को धार में बदल दिया। इनके निर्माण कार्य देख लेते हैं राजा भोज के। इन्होंने समरांग सूत्रधार की रचना की। ये समरांग सूत्रधार क्या है, राजा भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई एक पुस्तक है और ये वास्तुशास्त्र से संबंधित है। यानी कि कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक लिखा है इन्होंने, समरांग सूत्राधार। ये अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आप लोग को मतलब बेनिफिट इसलिए होगा कि बहुत लोग इसके आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको ये याद रखना है। और बात करें, इन्होंने भोजपुर यानी कि भोपाल शहर का निर्माण कराया। भोजासार तालाब जो कि भोपाल में है, इसका निर्माण कराया। साइक्लोपियन बांध का निर्माण कराया, जिसको बाद में तोड़ दिया गया, होशंग शाह द्वारा तोड़ दिया गया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये राजस्थान में। देखिए ये क्यों ज़रूरी है, राजा भोज ने सब निर्माण कराया भोपाल में, एक निर्माण राजस्थान में करा दिया, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने भोपाल से हटकर अगर इन्होंने कुछ बनाया है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर इन्होंने राजस्थान में बनाया और भोजशाला बनाया। भोजशाला कहाँ पर है, भोपाल में है। भोजशाला जो है वो संस्कृत महाविद्यालय धार मध्य प्रदेश में है। धार मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा, इसमें भोजशाला में वाग देवी यानी कि सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की। किसने, राजा भोज ने।
वर्तमान में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें इसी वाग्देवी की प्रतिमा अंकित की जाती है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है मूर्ति अभी वाग्देवी की कहाँ पर है? ब्रिटेन संग्रहालय में है, ठीक है। और ये भोजशाला अभी वर्तमान में कमाल मौला मस्जिद परिसर में पड़ता है, ठीक है। 11वीं शताब्दी में संस्कृत शिक्षा का ये सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, ये भोजशाला। आगे बात करते हैं, राजा उदयादित्य जो है इसने नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव थे, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने मार डाला। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको मारा महलक देव को, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं। तो इसीलिए ये लास्ट जो टॉपिक है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हम लोग मिडिवल हिस्ट्री का पढ़ेंगे। कलचुरी चेदी वंश जो है अगला वंश है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। इसके संस्थापक हैं कुकल। इसकी राजधानी है त्रिपुरी, जो कि जबलपुर के पास है। और सबसे शक्तिशाली शासक इसके हैं कर्णदेव। याद रखिएगा, इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद त्रिकलिंगाधिपति इसको कहा गया। इसकी उपाधि इन्होंने धारण की। तो प्रश्न पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस वंश के शासक को दी गई? याद रखिएगा, कलचुरी चेदी वंश के शासक कर्णदेव को दी गई। इस वंश के अंतिम शासक थे विजय सिंह। बस इतना ही पढ़ना है हम लोग को कलचुरी चेदी वंश के बारे में, ठीक है। आगे आते हैं MCQ या PYQ। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कुछ MCQ देख लेते हैं। आल्हा उदल संबंधित थे कहाँ से? महोबा से। ये चंदेल शासक परमल या परमर्दिदेव के सेनानायक थे। इसका वर्णन हम लोग को किस में मिलता है? जगनिक की पुस्तक परमाल रासो में मिलता है, परमाल रासो, ठीक है। यही परमल के बारे में परमाल रासो में लिखा गया। और याद रखिएगा, ये किस में हारे थे? कौन सा युद्ध में हारे थे? तो देखिए, चंदेल शासक में होगा आपका, कहाँ गया चंदेल शासक? तो चौहान में ना, हाँ यहाँ पर देखिए, तुमुल का युद्ध 1182 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान परमर्दिदेव से जीत जाता है और इसके सेनापति आल्हा उदल मारे जाते हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और बात करें, हमीर रासो के लेखक कौन है? सारंगधर। 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल, जो कि तोमर वंश के राजा थे। जब ये अपने जीवन के अंतिम काल में जिनको लगा कि दिल्ली इनसे नहीं संभलेगा, ये पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की राजगद्दी सौंप कर चले गए। कन्नौज का पुराना नाम था महोदया नगर या महोदया नगर या महोदय श्री था, बता चुके पहले। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ह्वेनसांग को। देखिए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसी बख्तियार खिलजी के डर से कौन भाग गया था? लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि रहते थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। और क्या बोलते हैं, हलयुद्ध भी इसके दरबारी कवि में थे, जिन्होंने ब्राह्मण करके कुछ पुस्तक लिखी थी, है ना। अजंता की चित्रकलाओं में आयोजित लापिस लाजुली कलर से, इससे हम लोग को कौन सा कलर मिलता था? नीला रंग मिलता था। लापिस लाजुली रंग हम लोग कहाँ से मंगाते थे? कमेंट करके बताइए। लापिस लाजुली कलर भारत कहाँ से मंगाता था? कमेंट करके बताइए। पाराकेसरी, राजकेसरी की उपाधियाँ चोल राजाओं द्वारा धारण की गई थी, पाराकेसरी और राजकेसरी। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर है? अभी वर्तमान में ये श्रीलंका में है, दांत का मंदिर, पूछता है क्वेश्चन। अगला है पेरूमाला मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? वेंकटाद्रि पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भुवनेश्वर को कहा जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, अगला टॉपिक यही होगा हमारा। जब मिडिवल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। इसलिए ये यहाँ पे हिंट दे दे रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद हुए, जो कि 570 AD में मक्का में इनका जन्म होता है और 632 AD में इनकी मृत्यु हो जाती मदीना में। लेकिन आपको पढ़ना है हिजरी संवत के बारे में। हिजरी संवत होता है 622, जो कि देखिए 570 और 632 के बीच में। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस 622 AD में कि हिजरी संवत, जो कि मुस्लिमों का कैलेंडर होता है, ये 622 ईस्वी से ही जोड़ा जाता है। तो इस समय ये जो पैगंबर मोहम्मद हैं, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब, ये मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 622 ईस्वी को हम लोग क्या मनाते हैं? हिजरी संवत। अगला,
कार्ले गुफा मंदिर ये हीनयान धर्म से संबंधित है। खंडगिरी के गुफा ये जैन धर्म से संबंधित है। बाग गुफा ये महायान धर्म से संबंधित है। और बादामी गुफा ये शैव धर्म से संबंधित है। महाबलेश्वर मंदिर जो है ये महाराष्ट्र के सुंदर पहाड़ी पर स्थित है। पेरम्बदूर जो है ये श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है। देखिए ये सब प्रश्न एक लाइन का है, बस आपको याद रखना है। और रामानुजाचार्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम लोग भक्ति काल वगैरह पढ़ेंगे, भक्ति काल सूफी काल उस समय पढ़ेंगे। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। जमशेदपुर का पुराना नाम है साक्षी। कौन सा बंदरगाह पोर्डुके के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक को ज्ञात था? तो पोर्डुके बोला जाता था अरिकमेडू। ये अरिकमेडू से ही हम लोग को रोमन बस्तियों की जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि भारत का व्यापार रोम तक होता था, रोम से होता था। और ये पोर्डुके जो है इसके पश्चिमी तट पर 4 बंदरगाह और मिलती है, जिसका नाम है तोंडी, नौरा, मुशीरी और नेली संडा। आगे बात करते हैं। संगम काल के राजा को कहते थे कोन को मन्नन। कोन को मन्नन ये संगम काल के राजा का नाम था। बेलूर मठ जो कि कोलकाता में है, 1897 में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। शिरडी जो कि साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पर शिरडी ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ये भी प्रश्न पूछता है शिरडी का मंदिर है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है, अहमदनगर महाराष्ट्र साईं बाबा का मंदिर है। कर्नाट वंश जिसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसके संस्थापक है नानीदेव और इसकी राजधानी है शिवरावगढ़। इसके अंतिम शासक है हरसिंह। ये बिहार एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो यहाँ पर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो चुका है। आप लोग को रिवीजन कैसे करना है, देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपका रिवीजन के पर्पज़ से सही है। देखिए जैसे आपको एरन अभिलेख देख लेना है, महरौली का लौह स्तंभ देख लेना है, लिच्छवी दोहित्र किसको बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ठीक है। ये लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को बोलते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए मिलता है। समुद्रगुप्त के दरबार में एक थे आपके कौन, रवि कीर्ति का कौन, इलाहाबाद प्रशस्ति मिला है हम लोग को, तो वो सब देख लीजिएगा। मार्को पोलो इटली के रहने वाले थे। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी टॉलमी कहाँ से आए थे ये सब आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्या बोलते हैं, फाहियान कहाँ से आए थे, ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे, कब आए थे, इत्सिंग कब आए थे, ये सब देख लीजिएगा। कौन कौन कब आए थे विदेशी, वो देख लीजिएगा। बेसनगर अभिलेख, जितना भी अभिलेख है जैसे एरन बेसनगर अभिलेख है ना, ये सब आप लोग को अभिलेख देखना है। कागज़ बनाने की कला भारत को चाइना से मिली है। शशांक बंगाल के साथ जिन्होंने बोधि वृक्ष को तोड़ा, है ना, शशांक बंगाल के शासक थे गंग वंश के। उत्तर मेरुड़ अभिलेख से हम लोग को चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, तो ये देख लीजिएगा। और ये परांतक प्रथम से संबंधित है। जो भी हम लोग टॉपिक लिख रहे हैं सब मिला लीजिएगा। सीलभद्र नालंदा के प्राचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त वन ने बनाया था, ठीक है। और तोड़ाया कौन था, इसको तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने। भीमबेटका की गुफा 30,000 वर्ष पुरानी है, ठीक है, और जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। धमेक स्तूप किस गुप्त वंश से संबंधित है, और सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था ना, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया। ये सब जितना भी सिद्धांत है ये सब आपको देख लेना है। भूमरा और नचना कुठार का शिव और पार्वती मंदिर ये गुप्त काल से संबंधित है। ये जितना भी मंदिर वगैरह वाला प्रश्न है वो तो आप लोग देख लीजिएगा। नागार्जुन भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। इसने शून्यवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है और इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन जो कि कनिष्क के दरबार में थे, चरक भी कनिष्क के दरबार में थे। चरक की पुस्तक है चरक संहिता, ठीक है। धन्वंतरी जिसको गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, आयुर्वेद नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। शंकराचार्य के बारे में आप लोग को देख लेना है। रामानुज के बारे में देख लेना है। भक्पति राज के बारे में देखना है। तट मंदिर, शोर मंदिर भी आपको देखना है। तट मंदिर, शोर मंदिर ये सब कहाँ पर है और किसके शासनकाल में बनाया गया था वो भी देख लीजिएगा। ब्लैक पैगोडा, सप्त पैगोडा बनाया था नरसिंह वर्मन ने, पल्लव शासक, और ब्लैक पैगोडा बनाया था नरसिंह देव ने जो कि गंग वंश के शासक थे। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था, सूर्यवर्मन जो कि कहाँ पर है, कंबोडिया में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यही है। और 4 धाम के बारे में आपको देखना है। 4 धाम कौन कौन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और 4 को छोटा धाम भी है, वो भी देख लीजिएगा। महाकुंभ वर्ष मतलब 4 साल में एक बार होता है, किन किन स्थानों पर होता है ना, देख लीजिएगा। महाकुंभ कितने साल में एक बार होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। 4 जगह पर होता है और वो जगह कौन सा है और किस नदी के किनारे होता है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर
ये वृद्धेश्वर मंदिर या इसी को राजराजेश्वर मंदिर बोलते हैं। तो राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था। और कैलाश मंदिर देख लीजिएगा, कृष्ण तृतीय ने बनाया था। ठीक है। तक्षशिला के प्राचार्य थे आपका विष्णुगुप्त। इसकी स्थापना किसने की उसके बारे में नहीं पता चलता है। नालंदा, इसकी स्थापना कुमारगुप्त करते हैं। तोड़ते हैं इसको कौन? तोड़ते हैं बख्तियार खिलजी। इसका पुनरुत्थान कौन करवाते हैं? धर्मपाल। ठीक है। विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल करते हैं। उदंतपुरी, इसकी स्थापना गोपाल पाल करते हैं। अब उदंतपुरी है आपका बिहार शरीफ में, विक्रमशिला है भागलपुर में। 12 ज्योतिर्लिंग आप लोग देख लीजिएगा, शंकर भगवान से संबंधित है। कौन कौन कहाँ पर है वो देख लीजिएगा। हिंदी में माह है ना, चैत्र वैशाख फागुन जो भी है, अंतिम माह फागुन होता है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी माह। प्रमुख एंशियंट की पुस्तक, ये मैं आपको एक टॉपिक कभी करवा दूंगा, या मैं करवाया हुआ भी हूँ। एक टॉपिक है मेरा हिस्ट्री का, आप लोग प्ले लिस्ट में देखिएगा। तो प्रमुख जितना भी पुस्तक एंशियंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का, वो पुस्तक मैं करवाया हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। एंशियंट मंदिर वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। दरबारी कवि कौन किसके दरबार में रहता था, अभिलेख देख लीजिएगा। उपाधि देख लीजिएगा, किसको कौन कौन सा उपाधि दिया गया। मौर्य, गुप्त और चोल, इसको आपको छोड़ना नहीं। और एक कनिष्क वाला, और हाँ, ये आपको छोड़ना नहीं, पढ़ना है। याद रखिएगा, जितना भी चीज़ मैं पढ़ाया हूँ बहुत टफ है याद रखना, लेकिन रिवीजन से याद होता है। बहुत ऐसा टॉपिक है जो लोग छोड़ देते हैं, उसको आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ द बेस्ट की टू रिमेंबर। ऑलवेज प्रैक्टिस मोर, हमेशा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। आप अपने से ज़्यादा तेज़ इंसान को, जिसका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है, उसको आप प्रैक्टिस से ही हरा सकते हैं। ठीक है। आपको कोई नहीं हरा सकता सिवाय आपके। जब तक आपने ठान लिया है कि आपको कोई नहीं हरा सकता है, आपको सच में कोई नहीं हरा सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। माँ बाप का सपना आपको याद रखना है कि माँ बाप का सपना हमको पूरा करना है। इसलिए इस फैक्ट को कभी नहीं भूलना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए पढ़ रहे हैं। खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए पढ़ रहे हैं, स्वावलंबी होने के लिए पढ़ रहे हैं। किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि एक समय के बाद माँ बाप भी पैसा देना बंद कर देंगे और आपका लोग इज्जत करना भी बंद कर देंगे। समय रहते ही पढ़ लीजिए। याद रखिए, यही मंत्र है आपका सक्सेस का। जब तक आप नहीं हारिएगा तब तक आपको कोई नहीं हराएगा। तो ये था हमारा एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक, जो मैंने ख़त्म कर दिया है। रिवीजन कीजिए, सारा PDF प्रिंट करवा लीजिए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट आपको। अगला टॉपिक जो होगा वो मिडिवल स्टार्ट होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा। धन्यवाद।